मई की वो रात थी। वैसे तो इस वक्त लू चलनी चाहिए थी और गर्मी से पसीने छूटने चाहिए थे, पर मौसम ने ऐसी करवट ली कि रूह कांप जाए। आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल रखा था। रात के 10 बजे ऐसा सन्नाटा था कि खुद की धड़कनें भी कानों में गूंज रही थी। गांव के कोने वाली चाय की टपरी पर दो लोग बैठे थे। रामू भाई, मई की इस भयंकर गर्मी में ऐसा सैलाब पहले कभी देखा है क्या? मेरा तो जी बैठा जा रहा है। पक्का कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। आसमान का हाल तो देखो, कड़क ऐसी है मानो ऊपर बैठा कोई दानव दहाड़ मार रहा हो। अरे किशन, तेरी तो फितरत ही डरपोक है। अरे भाई, इस झमाझम बारिश का आनंद उठा। देख, मिट्टी से कैसी लाजवाब महक उठ रही है। तू तो बस हर वक्त बर्बादी की माला जपता रहता है। चुपचाप शांति से चाय का मजा ले। नहीं रामू, किशन की बात को हल्के में मत ले। परसों जब मैं बस अड्डे पर था तो शहर वाले कह रहे थे कि ये बारिश कुदरत का खेल नहीं है। चर्चा थी कि आसमान में कुछ जहरीली दवाइयाँ घोली गई हैं। ये बड़ी बड़ी दवा कंपनियों की चाल है ताकि लोग बीमार पड़ें और उनके अस्पताल भरे। हम जैसे आम आदमी तो बस उनके मुनाफे का जरिया हैं। साजिश है या नहीं ये तो मालिक जाने, पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब बिना मौसम के ऐसा कहर बरसता है तो बुरी बलाएं जाग जाती हैं। कहते हैं ऐसी काली रातों में पाताल के रास्ते खुल जाते हैं और भटकती हुई रूहें किसी जिंदा वजूद की तलाश में बस्ती की तरफ रुख करती हैं। लो भाई, अब किशन भी भूतों की टोली में शामिल हो गया। अब क्या वो रूहें यहाँ टपरी पर बैठकर उधार की चाय पिएंगी? खौफ खाना बंद करो। वैसे आज भोला काका दिखाई नहीं दिए। रोज तो इसी समय उनकी लाठी की आवाज सुनाई दे जाती थी। भाई, ऐसी आफत की बारिश में काका घर से निकलेंगे भला? शरीर भी अब साथ नहीं देता होगा, पर माननी पड़ेगी। आज काका के बिना महफिल बेजान लग रही है। वो यहाँ होते तो इस डरावने मंजर पर कोई ऐसा किस्सा सुनाते कि हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। एक धुंधली सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। एक हाथ में पुराना जगह जगह से फटा हुआ काला छाता और दूसरे हाथ में पीली रोशनी वाली लोहे की भारी टॉर्च लिए भोला काका चले आ रहे थे। उनकी धोती गीली होकर चिपक गई थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी और चेहरे पर एक अनजाना डर था। जैसे ही काका टपरे की छत के नीचे आए, उनका चेहरा हमेशा की तरह हंसमुख नहीं बल्कि डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। काका, कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपकी ही राह देख रहे थे। इतनी आफत की बारिश में आप कहाँ थे? क्या बताऊं बेटा, खेत पर गया था। फसल पूरी पक चुकी है, बस कटने की देरी है। मन इतना घबराया हुआ है कि क्या कहूं। डर लगता है कि कोई वहां गलती से जलती सिगरेट या माचिस की तीली न फेंक दे। अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो मेरी साल भर की मेहनत और बच्चों का निवाला पल भर में राख हो जाएगा। सच कह रहे हो काका, आजकल लोग बहुत लापरवाही करते हैं। सूखी फसल में आग बिजली से भी तेज फैलती है, पूरा सार बर्बाद हो जाएगा। और अब ये बेमौसम बारिश डरा रही है। आग से बच भी गए तो डर है कि कहीं ओले ना पड़ जाएं। अगर ओले गिरे तो गेहूं की बालियां टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर हमें पूरे साल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। ये बारिश नहीं, साक्षात तबाही है। काका, जो होना है वो तो होगा ही। अब आप आ गए हैं तो इस डरावने माहौल को थोड़ा रोमांचक बना दीजिए। आज मौसम एकदम कहानी वाला है। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो रोंगटे खड़े कर दे, जैसा आपने पिछली बार वादा किया था। काका ने अपनी धुंधली आंखों से बाहर गिरते पानी को देखा। उनकी आंखों में अचानक पुराना खौफ दिखाई देने लगा, मानो वो फिर से उसी पुरानी रात में पहुंच गए हो। कहानी सुननी है, पर एक बात गांठ बांध लो, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा या दादी नानी की कहानी नहीं है। आज से ठीक 40 साल पहले मई की ऐसी ही मनहूस बारिश में ये सब मेरे साथ हुआ था। उस रात ने मुझे बता दिया कि जिसे हम देख नहीं सकते वो भी इस दुनिया में होता है। तब मैं तुम्हारी उम्र का रहा हूंगा। शरीर में ताकत थी और मन में कोई डर नहीं। उन दिनों बैलगाड़ियों का जमाना था। गाड़ियां और बसें तो कभी कभार ही दिखती थी।
मैं शहर की मंडी से घर का सामान और अनाज लादकर अपने गांव लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। अचानक आसमान में वैसे ही काले बादल गरजने लगे जैसे आज गरज रहे हैं। खुर खुर, चल मेरे शेरों, बस थोड़ा सा रास्ता और है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घने जंगल और झाड़ियां थीं। तभी सड़क के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, पर उसका चेहरा मोम की तरह पीला और बेजान था। वो हिलडुल नहीं रहा था, बस मूर्ति की तरह खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में काली पुतलियां नहीं थीं, बस सफेद खालीपन था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बच रहा है, और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें शरीर पर पत्थर की तरह लग रही थी और सुई की तरह चुभ रही थी। कोहरा इतना बढ़ गया कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी बीच रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने गाड़ी रोक दी। बहन, इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लग रहा है बाबूजी। पास के गांव अपने मायके जा रही थी, पर अचानक इस बारिश ने रास्ता रोक लिया। क्या आप मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बगल में बैठने को कह दिया। पर जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ी, एक अजीब बात हुई। मेरे तंदुरुस्त बैलों के पैर अचानक कांपने लगे। गाड़ी इतनी भारी हो गई जैसे उस पर अनाज की बोरियां नहीं, बल्कि कोई भारी पहाड़ रख दिया हो। बैल अपनी पूरी जान लगा रहे थे। उनकी नसें फूल गई थीं, पर गाड़ी बस रेंग रही थी। बाबूजी, बारिश और तेज हो रही है। आगे मेरे पुरखों की एक पुरानी हवेली है। अब वो खंडहर हो चुकी है, पर छत अभी भी ठीक है। वहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। जब बारिश थमेगी तो निकल चलेंगे। आपके बैल भी इतनी बारिश में आगे नहीं चल पाएंगे। हम उस हवेली के फाटक पर पहुंचे थे। वो हवेली नहीं बल्कि मौत का द्वार लग रही थी। चारों तरफ चमगादड़ मंडरा रहे थे और झाड़ झंखाड़ ने उसे घेर रखा था। बहन, ये तो पूरी तरह खंडहर है। यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं फटकती। यहाँ रुकना ठीक होगा? बस कुछ ही देर की बात है बाबूजी। आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अगर कहीं कोई दिया या लालटेन मिल जाए। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, वो वापस नहीं आई। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपने बैलों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो बेचारी किसी गड्ढे में ना गिर गई हो। मैं दबे पांव अपनी लाठी संभालते हुए अंदर गया। एक कोने वाले कमरे से हल्की पीली रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने सांस रोककर दरार से झांका और जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो औरत अब औरत नहीं थी। उसके पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो एक बड़े से लोहे के पतीले में कुछ काला काला पका रही थी। उसमें से सड़े हुए मांस और खून जैसी भयानक दुर्गंध आ रही थी। वो अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकालकर बड़बड़ा रही थी। आज बरसों बाद ताजा इंसानी शिकार मिला है। पहले इसका कलेजा निकालूंगी, फिर इसकी हड्डियां चबाकर अपना पेट भरूंगी। मेरे पैर जम गए थे, गला सूख गया था। मैं वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आया, सामने वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब देर हो चुकी है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखो, वो तुम्हारे ही मांस का भोज तैयार कर रही है। बाबा, आप कौन हैं? आप तो मुझे रास्ते में भी मिले थे। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी इंसान था बेटा। आज से 50 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था और इसी औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं इसके जाल में फंस गया। इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और मेरा मांस खा गई। तब से मेरी आत्मा इसी खंडर के आसपास भटक रही है, ताकि किसी और मासूम को इस मौत के कुएं में गिरने से बचा सकूं। मैं रास्ते में तुम्हें इसीलिए बार बार दिख रहा था, ताकि तुम रुक जाओ, पर तुम नहीं समझे। तभी वो चुड़ैल कमरे से बाहर निकली।
उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और नाखून 6-6 इंच लंबे। उसकी डरावनी हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अदृश्य ताकत से मुझे जमीन से 5 फीट ऊपर उठा लिया। मेरा दम घुटने लगा, आंखें बाहर आने लगी। तभी उस बूढ़े ने अचानक अपनी धुंधली सी काया बदली और एक प्रचंड चीख के साथ चुड़ैल पर झपट पड़ा। दोनों हवा में गुत्थम गुत्था हो गए। भाग बेटे, अभी मौका है, भाग। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अपनी जान बचा और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बिना पीछे देखे पागलों की तरफ भागा। मैंने अपनी कीमती बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी। सारा सामान, अनाज सब छोड़ दिया। मैं कांटों वाली झाड़ियों, कीचड़ और पत्थरों पर गिरता पड़ता गांव की ओर भागा। पीछे से उस चुड़ैल की ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं जो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। छोड़ मुझे, उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसका खून चाहिए। काका, अगर आप उस बूढ़े की बात पहले ही मान लेते तो आपकी गाड़ी और सारा सामान बच जाता। हाँ बेटा, यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। पर वो भला आदमी वहां सिर्फ मुझे बचाने आया था। शायद उसे मुझ में अपना बीता हुआ कल दिख रहा था। काका, अब तो घर जाते समय हर पेड़ के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देगा। एक और कहानी सुना दीजिए ना, जिससे ये डर थोड़ा कम हो जाए। नहीं बेटा, अब और कहानियों का समय नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं और ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। अब चुपचाप अपने अपने घर जाओ। शंकर और उनका 15 साल का बेटा लखन दोनों अपनी नानी के गांव से घर लौट रहे थे। गांव से निकलते निकलते उन्हें काफी रात हो गई थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और किसी भी वक्त तेज बारिश होने वाली थी। लखन, तेरी वजह से हमें वहां से निकलने में इतनी देर हो गई। देख कितनी रात हो गई है। ऊपर से ये बैल भी रात के अंधेरे में डर डर के धीरे धीरे चल रहे हैं। मौसम तो देख, पूरा बारिश का हो रहा है। अगर रास्ते में ही फंस गए तो क्या करेंगे? अरे बाबा, मुझे क्या पता था कि नानी विदाई करने में इतना टाइम लगा देंगी। और वैसे भी बारिश आ जाएगी तो थोड़ी देर भीग लेंगे, मजा आएगा। तुझे हर बात में मजा सूझता है। ये जंगल का रास्ता है, कोई खेल तमाशे की जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। ओ बाबा, आप भी बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा जैसी बातें कर रहे हो। वो भी हर मोड़ पर भूत दिखा देती हैं। कभी पीपल के पेड़ पर तो कभी सुनसान कुएं के पास। तभी आसमान में बिजली बहुत जोर से कड़कती है। दोनों डर कर ऊपर की ओर देखने लगते हैं। बाबा, ये बादल तो सच में बहुत डरावने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि जल्दी निकल, पर नहीं, तुझे तो बस अपनी धुन सवार रहती है। अब देख, ये बैल भी बार बार रुक रहे हैं। बारिश होने से पहले हमें कहीं रुकने की जगह देखनी ही होगी। तभी अचानक एकदम से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाबा, इतनी तेज बारिश में अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहें तो भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। हमें कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, पर इस सुनसान जंगल में हम कहाँ रुके? यहाँ तो दूर दूर तक कोई आसरा नहीं दिख रहा। बाबा देखो, सामने की ओर से हल्की हल्की रोशनी चमक रही है। हाँ, ये तो कोई स्कूल लग रहा है। जंगल के बीच में स्कूल, ये तो वाकई अजीब बात है। बाबा, जो भी हो, अभी बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा है। ऐसा करते हैं कि बारिश रुकने तक हम यहीं रुक जाते हैं। वो दोनों स्कूल की ओर जाने लगते हैं। बाहर से देखने में वो स्कूल बहुत ही पुराना और भयानक लग रहा था, पर बाहर बारिश इतनी तेज थी कि उन दोनों के पास वहां रुकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लखन बेटा, एक बार फिर से सोच ले। जंगल के बीचों बीच ये स्कूल, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। देखना, आसपास कोई गांव भी नहीं है। मुझे तो यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। बाबा, आप तो हर वक्त बस शक ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता खराब है। अरे इन पुरानी डरावनी कहानियों ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि आपको हर चीज में भूत दिखाई देता है। जरा सोचो, इतनी तेज बारिश में अगर हमें ये स्कूल ना मिला होता तो हम रात को कहाँ जाते? अरे, इतनी रात को मेहमान? बाहर तो बहुत तेज बरसात हो रही है भाई। इस घने जंगल में रुकना सही नहीं है।
अंदर आ जाओ। स्कूल की दीवारें तुम्हें इस बारिश और ठंड से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ एक बार आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। धन्यवाद मास्टर जी, सच में आप तो हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। इतनी तेज बारिश, अंधेरा और ये सुनसान जंगल, मैं तो सोच रहा था कि अब हमारी रात कैसे कटेगी, पर आपने हमारी मदद करके हमें हिम्मत दे दी। धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा काम है। ये स्कूल हमेशा से मेहमानों के लिए खुला रहता है। चलो अंदर आ जाओ। वो दोनों मास्टर जी के साथ स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में चले जाते हैं। वहां कुछ बच्चे पहले से बैठकर पढ़ रहे थे। मास्टर जी लखन को बड़े ध्यान से देखते हैं। बेटा, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? जाता हूँ मास्टर जी, पर सच बताऊं तो मैं पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। रोज मार पड़ती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम पढ़ने में कमजोर हो तो हम तुम्हें सिखा देंगे। हमारे पास जो एक बार आ गया वो सब सीख जाता है। आपकी बहुत कृपा होगी मास्टर जी। चलिए, अब रात काफी हो गई है। अगर आप कहें तो हम यहीं फर्श पर एक कोने में सुबह होने तक सो लें। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम करो। शंकर और लखन एक कोने में अपनी चादर बिछाकर बैठ जाते हैं। लखन, ओ लखन, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा इन लोगों के बारे में? मुझे तो इनकी बातें और तौर तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। सो जाओ आप आराम से, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो लखन, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आंखों को दिखाई देती है। कभी कभी इंसान को वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है। असलियत तो हमेशा परछाइयों के पीछे छिपी होती है। रात धीरे धीरे कट गई और लखन गहरी नींद में सो गया। वहीं उसका पिता शंकर बैठा रहा, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर होती बारिश की आवाज को सुनता रहा। अगली सुबह धूप निकलते ही शंकर और लखन वहां से निकल जाते हैं। काशीपुर पहुंचकर वे अपनी थकान मिटाने के लिए एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। अरे शंकर भाई, बड़े थके हुए लग रहे हो दोनों बाप बेटा। कल रात तो भारी आंधी तूफान था, कहाँ रुक गए थे रात को? अरे भाई मत पूछो, अगर वो जंगल के बीच वाला स्कूल ना मिलता तो कल हम दोनों रास्ते में ही मर जाते। वहां के मास्टर जी बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने हमें रात भर रहने की जगह दी। क्या कह रहे हो शंकर भाई? तुम लोग कल रात उस जंगल वाले स्कूल में थे और वहां तुम्हें मास्टर जी और बच्चे मिले? हाँ चाचा, और मास्टर जी ने तो मुझसे ये भी कहा कि वो मुझे अपनी क्लास में पढ़ाएंगे भी। अरे मती मारी गई है क्या तुम दोनों की? वो स्कूल तो पिछले कई सालों से खंडर पड़ा है, पूरी तरह बंद है। सालों पहले वहां के मास्टर और बच्चों के साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। स्कूल में आग लग गई थी और कोई जिंदा नहीं बचा था। तब से जो भी वहां रात को जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तुम लोग वहां से जिंदा कैसे आ गए? ये ये तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई? हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। सब जीते जागते इंसान थे। शंकर भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पूरा इलाका जानता है कि वो जगह शापित है। वहां अब सिर्फ आत्माएं भटकती हैं। भागो यहां से और सीधे अपने घर जाओ। चाय वाले की बात सुनकर शंकर और लखन के होश उड़ जाते हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घर की तरफ जाते हैं। उस खौफनाक रात के बाद दोनों अपने घर पहुंच गए थे। दिन बीत गया और अगली सुबह हुई। शंकर सोकर उठता है और रोज की तरह अपने बेटे को आवाज देता है। लखन, अरे ओ लखन, सुबह हो गई बेटा, उठ जा, बैलों को चारा पानी देना है। पर लखन की कोई आवाज नहीं आती। शंकर उसके कमरे में चला जाता है। लखन, सुबह सुबह कहाँ गया ये लड़का? शंकर पूरे घर में ढूंढता है लेकिन लखन कहीं नहीं मिलता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर गांव की गलियों में और फिर उसी चाय की दुकान पर भागता है। चाय वाले भाई, तुमने मेरे लखन को देखा क्या? वो सुबह से घर पर नहीं है। उसने कल से कोई बात भी नहीं की थी। बहुत डरा हुआ था। कहीं वो तुम्हारे यहाँ आया है? नहीं शंकर भाई,
लखन यहाँ तो नहीं आया, पर कल मास्टर जी ने उससे कुछ कहा था ना? मास्टर जी ने कहा था, हम तुम्हें सिखा देंगे। हमारे पास जो एक बार आ गया, हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शंकर के दिमाग में मास्टर जी की वो डरावनी बातें गूंजने लगती हैं। चाहे समय उन्हें यहाँ लाने में देर करे, फिर भी वे हमेशा यहीं आएंगे। शंकर पागलों की तरह उसी शापित जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। शंकर हाफता हुआ, रोता चिल्लाता उस पुराने टूटे फूटे स्कूल के सामने पहुंचता है। दिन के उजाले में वो स्कूल पूरी तरह से जला हुआ और खंडर दिख रहा था। चारों तरफ राख और काली दीवारें थी। लखन, लखन बेटा, कहाँ है तू? अपने बाप को छोड़ के मत जा, लखन। तभी अंदर की एक जली हुई क्लासरूम से बच्चों के हंसने और मास्टर जी के बात करने की आवाज आती है। शंकर खिड़की से अंदर झांकता है और जो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। शाबाश लखन, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम हमारी क्लास में आओगे तो सब सीख जाओगे। अब तुम कभी यहां से नहीं जाओगे। हाँ मास्टर जी, अब मैं यहीं पढ़ूंगा। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लखन बेटा, बाहर आ। वो लोग इंसान नहीं है। लखन, मेरी तरफ देख। शंकर की चीख सुनकर क्लास के सारे बच्चे और वो मास्टर जी धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखते हैं। लखन भी अपने पिता की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। शंकर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपने बेटे को हमेशा के लिए उस शापित पाठशाला में खो चुका था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।